पालन करती है और उस सरकार के पास कानूनी फोर्स की और दूसरे जो है पूरा प्रशासन को चलाने की शक्तियां भी उसके पास मौजूद है। इसके बावजूद भी ऐसी घटनाओं के ऊपर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम सरकार ने उठाए नहीं, और उसी का नतीजा है कि ये ढाणी लक्ष्मण की जो बेटी है, जो पूरे समाज की बेटी है, उसके साथ ये घटना हुई है। बहन बेटियां सभी की होती है, वो किसी एक आदमी की नहीं होती। हमारे गांव में, आपके गांव में जो हमारी बेटियां हैं वो सबकी ही है। बहन बेटियों को हम बांट नहीं सकते हैं, और हमारे समाज की तो ये परंपरा रही है कि कोई भी बेटी है उसके बारे में धारणा रही है कि वो सबकी बहन बेटी है। तो ये जो सोच हमारे समाज में था, वो सोच भी आज समाज से गायब हो गया, कम होता जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर इसमें मैं कहूंगा कि एक बात जो है पॉजिटिव ये हुई कि जब ये घटना हुई तो 100, 200, 400 नहीं, हजारों नहीं, प्रदेश में लाखों लोगों ने इसका विरोध किया, लाखों लोगों ने। इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में लाखों लोग इस तरह से आंदोलन में नहीं आए। ये पहली बार है कि लाखों लोगों ने आंदोलन किया, और आंदोलन इसलिए किया कि ये जो हर रोज ऐसी घटनाएं हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, इनके ऊपर रोक लगे और जो अपराधी है उनको फांसी दी जाए। इससे कम हम कुछ सुनना नहीं चाहते। एक बात बताओ वकील साहब, ये जो उग्रवाद फैलाओ कौन है? सरकार ही फैला रही है। उसके लिए मैं पहले ही कह चुका ये बात कि सरकार है, उसने ठोस कदम नहीं उठाए। उन कदमों में बहुत सारी बातें हैं। एक तरफ सरकार कानून बनाए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, और ये कृष्ण ठेकेदार जी जो कह रहे हैं वो बात भी सही है कि साथ ही साथ कानून अपने आप में नहीं रोक पाएगा, साथ ही साथ समाज में चेतना का स्तर भी फैलाना चाहिए। ये बात समाज, अगर समाज में चेतना का स्तर हो, समाज सही दिशा में सोचे और महिलाओं के प्रति हमारी सोच सही हो, और सोशल मीडिया के अंदर जितनी गंदगी आ रही है वो गंदगी ना हो, तो भी अपराध के ऊपर रोक लगती है। लेकिन ये बात सोच के कि सरकार ने कदम नहीं उठाया और समाज में चेतना का स्तर कम हो रहा है, हम चुप नहीं बैठ सकते। अगर ऐसी घटना होगी तो उसका विरोध भी, चाहे शुरुआत में कम लोग ही करें, लेकिन उसका विरोध करना चाहिए। और आपने तो देखा कि मैं पहले ही कह रहा हूं कि पहले ऐसी घटनाओं के विरोध में इतनी भारी तादाद में लोग नहीं आते थे, लेकिन इस घटना में लाखों लोग आए, लाखों लोग आए, और लोगों ने सवाल किया है। साधारण आदमी सवाल कर रहे हैं कि वो लड़की होशियार लड़की थी, प्लस उसके साइंस से 85% नंबर थे, घर की माली हालत ठीक नहीं थी उस लड़की की, वो पढ़ना चाहती थी और अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती थी, यही उसकी भावना थी। अब तक जो भी अखबारों में या दूसरे माध्यम से, लेकिन घर वाले जब उसका खर्चा नहीं उठाने की स्थिति में थे तो उस लड़की ने यह फैसला किया कि मैं स्कूल में कहीं छोटा मोटा काम कर लूं, और इसलिए वो प्ले स्कूल में गई। प्ले स्कूल का जो संचालक है वो कहता है कि उस दिन हमारे पास 5 लड़कियां जो है जुलाई महीने में 5 लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई। उन सब 500 के अंदर ये लड़की सबसे होनहार और इंटेलिजेंट। इसका व्यवहार हमें अच्छा लगा, इसकी बोली और भाषा हमें अच्छी लगी, और सब्जेक्ट के ऊपर इसकी पकड़ थी, इसलिए हमने इसको अपॉइंट किया। और हमने इसको ये कहा कि आपको हम ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो उस लड़की ने कहा कि चलो मेरी पढ़ाई का काम तो चलेगा, और नजदीक ही जिस नर्सिंग कॉलेज के अंदर वो दाखिला लेने के लिए गई, उस नर्सिंग कॉलेज की एक बस घर से जाती आती थी, तो ढाणी लक्ष्मण से, और वो जो स्कूल का था जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी, वो लेट हो जाती थी कोई साधन नहीं होने की वजह से। तो स्कूल का संचालक जो है, प्रिंसिपल है, उसने कहा कि हमने नर्सिंग कॉलेज के बस वाले से बात करके और उसको बस में जाने ले जाने का बंदोबस्त कराया। तब उसने इस बात, वहां से उसके
दिमाग में ये बात आई कि इस कॉलेज में मैं एडमिशन लेकर नर्सिंग में और साथ साथ में पढ़ाई भी कर लूँगी और स्कूल से मुझे खर्चा भी मिल जाएगा। तो वो वहाँ उस दिन स्कूल में एग्ज़ाम वगैरह होने की वजह से छोटे बच्चों के तो एग्ज़ाम होते हैं, तो वो आधा घंटा लेट वहाँ से निकली थी। पूरा स्टाफ ही आधा घंटा लेट निकला था वहाँ से। तो आधा घंटा लेट निकल के वो नर्सिंग कॉलेज के अंदर गई इंक्वायरी करने के लिए, जिसके बारे में आज कहते हैं कि हमारे सीसीटीवी कैमरा के अंदर कोई फुटेज नहीं है। ये कॉलेज प्रबंधन की तरफ से ये बयान आया और वो भी इतने दिन बाद। ये लड़की है वो 11 तारीख को गायब हुई है। आज वो कह रहा है कि हमारे जो है सीसीटीवी फुटेज में कहीं ये लड़की नहीं है। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और बीच की गायब भी की जा सकती है। और ये बात सही है कि वो प्रभावशाली आदमी है जिसका वो कॉलेज है, और प्रभावशाली आदमी सबूतों को मिटाने में सक्षम रहता है। आप जानते नहीं हैं, प्राइवेट जो कॉलेज पूरे हरियाणा का पूरे देश में जो है प्राइवेट स्कूल आप देखो वो कितने ताकतवर है। एक छोटी सी मिसाल देखो, ये दिल्ली रोड के ऊपर जानवास के पास बैठ क्या उन स्कूलों को आप कम मानते हो? उन स्कूलों का जो टर्नओवर है वो कई करोड़ों के अंदर है। वो साल भर में सैकड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं आपसे, और हर साल एक नया स्कूल बनाने की ताकत रखते हैं। तो जिस स्कूल के अंदर इतनी कमाई हो, क्या वो सरकार प्रशासन का मुंह नहीं मोड़ सकता है? ये सबूत तो गायब हो जाते हैं। ये मधुबन नहर के अंदर जो उस लड़की का जो विसरा टेस्ट करने के लिए भेजा, आप क्या समझ रहे हो कि वहां बहुत बढ़िया जो है बिना किसी लाग लपेट के निष्पक्ष जांच होती है? कोई ये कह सकता है कि आप सरकारी एजेंसी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो, लेकिन साथियों ये सच्चाई की बात है कि ये जो लैब जहां ये टेस्ट होते हैं उनके अंदर निष्पक्ष काम नहीं होता है। वहां से रिपोर्टें बदली जाती है, और रूटीन की रिपोर्टें कुछ 6 महीना नहीं आती वहां से। कोर्ट में ये जो लंबे केस जो चलते हैं उसका कारण यही है कि 6 महीना 7 साल भर तक रिपोर्ट नहीं आती वहां से। तो 6 महीना में जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट बदली नहीं जा सकती है। और कितने दिनों से सुप्रीम कोर्ट एक बात कह रहा है कि सीबीआई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और ये दूसरी जो केंद्रीय एजेंसी है जो जांच का काम करती है, ये केंद्र सरकार का पिंजरे का तोता है। अखबारों में पढ़ा होगा आपने, ये तो सुप्रीम कोर्ट हर बार कह रहा है कि ये पिंजरे का तोता है। ये वो तोता है जिसको आप जो पढ़ाओगे वही बोलेगा, इससे बाहर नहीं बोल सकता ये तोता। तो आप सरकार कह रही है कि हमने सीबीआई को जांच सौंप दी, तो क्या उससे भरोसा हो सकता है? जब वो पिंजरे का तोता है और जैसे वो बोलता है सरकार चाहती है उसी तरह से वो बोलता है, तो उसके ऊपर क्या भरोसा होगा? ऐसी जांच पहले भी हुई है, उन जांच में क्या निकला? और उन्होंने सरकार वो जांच है उसको बंद कर दिया गया कि कोई क्लू नहीं मिला और कुछ नहीं हुआ। ऐसी बहुत जांचें हुई है पहले सीबीआई के द्वारा। तो असली सीबीआई, असली आईबी, असली ताकत कौन है? वो जनता है। और आपने देखा इस कांड के अंदर, इस हादसे के अंदर लाखों लोगों ने वहां इकट्ठा होकर सरकार को झुकाया। पहली बार झुकाया सरकार को। ये एक खुशी की बात है कि लोगों की आंदोलन की ताकत से झुकाया। और जब गवर्नमेंट कॉलेज का जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा कि इसने तो जहर खाया है, उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। दूसरी रिपोर्ट पोस्टमार्टम कहाँ करवाया उन्होंने? रोहतक पीजीआई के अंदर। लोगों ने उसके ऊपर भी डाउट किया, संदेह किया कि ये भी सही नहीं है। और ऐसे मामलों में तीसरा, मैंने तो अपने जीवन में तीसरा पोस्टमार्टम देखा है जो ऑल इंडिया के अंदर हुआ। तो एक बात सोचने की है भाई, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि कोई बंदा जहर खा ले तो जहर खाए हुए व्यक्ति के शरीर को जंगली जानवर नहीं खाते, वो स्मेल करके दूर हट जाते हैं। अब इन्होंने जब ये बात आई लोगों की तरफ से, तो इन्होंने क्या कहा, बोलो गर्दन का जहर
बेवकूफ बनाने के लिए, और जो लोग इसमें शामिल है वो प्रभावशाली है, उनको बचाने के लिए ये सारा खेल चल रहा है। तो आप कहोगे कि जो ये चलता रहेगा तो फिर क्या करें? नहीं साथ में चलता नहीं रहेगा, इसको रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। आपने पीछे देखा बंगाल के अंदर आरजी मेडिकल कॉलेज जो था, और उसके अंदर एक डॉक्टर के साथ रात में जो है, जो रात की ड्यूटी के ऊपर थी, उसका ना सिर्फ रेप हुआ, उसका जो है मर्डर भी हुआ, उसके साथ जो हैवानियत हुई, उसको पकड़ा गया, और वहाँ आखिरकार जो हॉस्पिटल है बंगाल का, काफी पुराना हॉस्पिटल है, उसमें आज भी आंदोलन चल रहा है। आंदोलन थमा नहीं है कि हमारी जो लड़कियां यहाँ डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, उसकी सुरक्षा की पक्की और उत्तम जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार ने आज तक वो कदम उठाए नहीं है। तो आंदोलन से ही ऐसी घटनाओं के ऊपर रोक लग सकती है, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि सरकार हमें ये संतोष नहीं करना चाहिए कि भाई इस बात को पहुंच गया और हम सीबीआई को रिपोर्ट पहुंच गई, और सीबीआई जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, तो बात में जो हम इस तरह के विभाग से बना रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, और ये सब चीज बंद हो जाएगी, और दोस्तों जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक जो जहर की बात है वही पानी कट के और इसको बंद कर देंगे। लेकिन ऐसी कोई दूसरी मंशा ना बने समाज के अंदर, उसके लिए एक जन जागृति अभियान हम सभी लोगों के बीच में रहना चाहिए। हमें सचेत और संघर्षशील होना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। हम अपने घर के चौखट और गेट के भीतर बंद होकर ना रहें। अगर रहेंगे तो ये ऐसी बीमारी है जो समाज में तेजी के साथ फैल रही है। इस बीमारी से ना आप बच सकते हैं ना आप बच सकते हैं, कोई भी नहीं बच सकता है। तो अगर इस बीमारी का इलाज करना चाहते हो तो एक ही रास्ता है कि हम लोग आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो, और जहाँ भी जो कुछ गलत होता है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। तभी एक बात की गारंटी है कि आंदोलन की ताकत से कोई भी जालिम है, जुल्मी है, चाहे वो सरकार में बैठा है, चाहे वो लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए लोगों के ऊपर लाठी गोली चलवाता है, और चाहे इस तरह की घटनाओं के अंदर चाहे वो जांच वगैरह है उसको बदलवाता है और अपराधियों को बचाने की कोशिश करता है। उसका एक ही उपाय और एक ही रास्ता है कि हम आंदोलन करना सीखें, और आंदोलन में ही वो ताकत है कि इन लोगों को हम झुका भी सकते हैं, और ऐसे अपराधी को जनता पकड़ के जब सरकार अगर उसको सजा ना दे तो चौराहे में सजा दे सकती है। और देश के अंदर लोगों ने ऐसी मिसालें पेश की है, ऐसे लोग जिनको सरकार ने सजा नहीं दी, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लोगों ने ऐसे लोगों को पकड़ के खुद अपने दम के ऊपर ऐसे लोगों को सजा देने का काम किया है। तो आप सभी साथियों से ये गुजारिश है कि भाई हमारा कहने का तात्पर्य तो यही है कि हम एक तो बहन मनीषा है उसकी याद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम 2 मिनट का यहाँ मौन रखें, श्रद्धांजलि दें उसको, और दूसरा इस घटना से एक सबक लें कि देश के और प्रदेश के कोने कोने में हमारे भाई आंदोलन के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो हम भी हमारा इलाका क्यों चुप रहे। मैं इस बात के लिए आप स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि हमारा जो इलाका है, हमारा एरिया भी क्यों चुप रहे। हम भी तो आवाज उठाएं, हम भी तो इंसान हैं, और ऐसी घटनाओं को हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। क्या हमारी बहन बेटियों की, हमारी माओं की इज्जत नहीं है? क्या उनकी मर्यादा नहीं है? अगर उनकी इज्जत और मर्यादा महफूज समाज में नहीं है तो हम किस बात के इंसान हैं, किस बात के हम युवा हैं, किस बात के हम घर के मालिक हैं, हम किस बात के बाप हैं, किस बात के लिए हम भाई हैं और चाचा ताऊ हैं। अगर हमारे आंखों के सामने हमारी माँ बहनों की, हमारी बेटियों की इज्जत महफूज ना रहे, और वो महफूज तभी रह सकती है, वो सुरक्षित तभी रह सकती है जब हम अपनी बहन बेटियों को भी अपनी आत्म रक्षा करने के लिए तैयार करें, उनको हौसला दें, उनको रास्ता दें, उनको सिखाएं कि कहीं भी वो गर्दन नीची करके ना चले। अगर कहीं उसके साथ ऐसा होता है तो उसका मुकाबला करें, ये भी हम सिखाएं, उसके अंदर ये हौसला पैदा करें। और साथ ही साथ हम
सबक लें कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ जब भी जहां भी होगी, जब भी होगी, चाहे वो प्रदेश के दूसरे कोने में क्यों ना हो, हम उसकी सुर में सुर मिलाएंगे, उस आंदोलन में हम शामिल होंगे। वो फतेहाबाद में आवाज उठाएगी, हम बुढ़ाना गांव में आवाज उठाएंगे। और इस तरह से आप देखोगे कि पूरे प्रदेश के अंदर अगर कोने कोने में, अगर एक एक गांव में ऐसी घटनाओं के खिलाफ अगर आंदोलन होना शुरू हो जाए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी दिलाता हूँ कि हमारे इस समाज में तो रहते हैं अपराधी, और अपराधियों की हिम्मत नहीं होगी वो किसी भी बहन बेटी की तरफ जो आप उठा के देख लें, चाहे वो आधी रात ही अपने घर से चुरा नहीं। तो ये तौर तरीका, ये बात हमें समझनी होगी। मैं समझता हूँ कि अगर इस घटना से हम इस रूप में सबक लें तो बहन मनीषा को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दूसरी बात कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए जो जिम्मेवारी हमारी बनती है सरकार के अलावा, वो जिम्मेदारी है आवाज उठाना। तो वो जिम्मेदारी हम लेते हैं तो भी एक सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। और इस रास्ते से ही हम सरकारों को झुका सकते हैं और हमारे सामने भी रास्ता नहीं। मैं तो ये दो बात आपके बीच में कहना चाहता था। बाकी जो तमाम घटनाक्रम जो चला है, जो एपिसोड चला है, उसके बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो आप लोग सुने ही हैं। उसके बारे में तो आप सभी को जानकारी है ही। बात यह है कि सही जानकारी होने का मायने यह है, मुझे एक चीज़ का ज्ञान है, वो ज्ञान का मतलब सही यही है कि अगर उस ज्ञान का इस्तेमाल हम करें समाज के विकास और तरक्की के लिए। भाई मैं जानता हूँ अपराध हो रहा है, उस अपराध को रोकने के लिए अगर हम उठ खड़े ना हो तो मेरी जानकारी बेकार है। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरी बुद्धिमानी और मेरी पढ़ाई लिखाई बेकार है अगर मैं समाज के अंदर चेतना और जागृति ना कराऊँ और ऐसी घटनाओं के खिलाफ मैं उठ खड़ा ना हूँ, तो मेरे इस ज्ञान को धिक्कार है। यही बात मैंने आज़ादी आंदोलन में नेताजी सुभाष ने कही थी कि जो व्यक्ति जुल्म और अत्याचार होते हुए देखकर उसे दूर करने की कोशिश नहीं करता, वो व्यक्ति असल में अपनी इंसानियत को बेइज्जत करता है। तो हम सही इंसान के रूप में अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो यही नेताजी सुभाष से सीख मिलती है। हमारे अतीत के जो महापुरुष हुए वो भी हमें कह के